जय हिंद साथियों। चीन ने दिया इटली को धोखा और इटली ने थामा भारत का हाथ। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। इस सेशन में पूरी बातें हम लोग जानेंगे कि क्या वो मैटर रहा कि चीन ने इटली को धोखा दे दिया है, इसके साथ साथ इटली ने अब भारत का हाथ थाम लिया है। ये क्या पूरी कहानी है हम लोग जानेंगे साथियों। एक बार को चीन भी अब पछता रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है कि हम क्यों नहीं G20 में गए। कहा जाता है कि आप ही कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि सोचे होंगे कि ये लड्डू खाना चाहिए, फिर सोचे होंगे कि ये नहीं खाना चाहिए। उसी के तर्ज पर एक कहावत बनी थी कि शादी की लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। कहीं ना कहीं अब चीन इस बात पर पश्चाताप कर रहा है कि मैं नहीं गया, इससे अच्छा तो मैं चला ही गया होता। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था और भारत को डिक्लेरेशन मिल चुकी है G20 से। आप लोग देखे होंगे पूरा सब कुछ बड़े ही शांति प्रिय ढंग से सब कुछ यहाँ पे G20 का समाप्त हो चुका है। मीटिंग G20 की अध्यक्षता पिछली बार इंडोनेशिया ने किया था, बाली में उसका मीटिंग हुआ था। अब इस बार भारत ने किया, दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई। अगली बार ब्राजील इसकी अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी गई है। मोदी जी ने एक रिक्वेस्ट सबसे कहा है कि नवंबर के अंत तक एक मीटिंग और रखा जाए जिससे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं। कुछ इसमें और भी मुद्दे उठाए जाएंगे, साइन किया जाएगा। साथियों, इस बार का G20 सदियों तक याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अब दक्षिणी यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत हुआ है? तो हमारे देश भारत की बदौलत हुआ है। भारत की बदौलत ही अफ्रीकन यूनियन शामिल हो पाया है G20 में। कुछ दिन के बाद अब G21 कहलाने लगेगा ऑफिशियली। साथियों, हम बात कर रहे हैं चीन और इटली विवाद की। ये चीन और इटली विवाद आखिर में था क्या, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो G20 मीटिंग हुई है ना, ये G20 मीटिंग सभी मतलब भारत में कह लीजिए, पूरा विश्व कह लीजिए, पूरा विश्व भारत की तारीफ कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है? तो केवल एक नहीं कर रहा, एक गुट नहीं कर रहा है। वो कौन है? तो वो इंडिया को छोड़ करके बाकी सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया तारीफ नहीं कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया तारीफ नहीं कर रहा है। मैं देश इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुट, विपक्ष गुट इंडिया की बात कर रहा हूं, जो कि भाजपा का विपक्षी गुट बना हुआ है, सभी विपक्षियों का इंडिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यही केवल लोग हैं कि जो कि इस G20 की तारीफ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कोई मुद्दा उठा रहे हैं, कुछ कई मुद्दा उठा रहे हैं। किसी ने तो ये भी कह दिया कि मेहमानों को सोने की थाली में खिलाया जा रहा है, 56 भोग परोसे जा रहे हैं, वहीं भारत के नागरिकों को 5 किलो राशन पर भुलवा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कई तरह की आलोचनाएं भारत की कर रहे हैं। कौन कर रहा है? केवल इंडिया वाले, विपक्ष इंडिया वाले कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इंडिया वालों में भी एक ऐसे हैं जो कि भारत की G20 की तारीफ किए हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ किए हैं। वो हैं कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। 2004 से लेकर के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2014 तक। इन्होंने भारत में हुए G20 की तारीफ की है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की तारीफ की है कि इन्होंने कैसे रूस और यूक्रेन जो युद्ध विवाद चल रहा है उस पर सबका ध्यान उसी पर था कि हम भारत को भी एक तरफ जाने को कहेंगे और मिडिल ये यूरोपियन कंट्री ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं यूरोप के यूक्रेन के पक्ष में भारत जाए, रसिया से उसकी दूरी हटे। लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत की बदौलत हम न ही यूक्रेन के पक्ष में गए, न ही रूस के पक्ष में गए। हम क्या थे? वर्षों से चला आ रहा हमारा नियम, तटस्थ थे। क्या थे? हम तटस्थ थे, हम किसी एक पक्ष में नहीं गए। ये बहुत अच्छी बात रही कि हम लोग किसी एक के फेवर में न जाकर के हम लोगों ने ये कहा कि आतंकवाद बुरी बात है, परमाणु हमला कहने की या फिर परमाणु हमला करने की ये जो बात आ रही है ये अपने आप में शर्मनाक है। ये बात कह के हम लोगों ने इस बात को दबा दिया। जबकि इस G20 मीटिंग में 9 बार आतंकवाद का जिक्र आया, तो वहीं 4 बार यूक्रेन और रूस विवाद का भी जिक्र आया था। लेकिन कहीं भी कोई भी मैटर ज्यादा नहीं उठा, हम लोगों ने पूरी तरीके से इसको शांत कर दिया। साथियों, अब बात करते हैं इटली और चीन की बात की। इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। ट्विटर पे इस समय ट्रेंड कर रहा है जॉर्जिया मेलोनी। आप लोग देखे होंगे, कई उनकी फोटोज भी वायरल हुई हैं मोदी जी के साथ हंसते मुस्कुराते, हाथ मिलाते हुए, आते हुए चलते हुए। कई फोटोज उनकी वायरल हुई हैं मोदी जी के साथ में। साथ ही साथ कई सारी ऐसी पिक, कई सारे ऐसे मीम भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन शायद मीम की बदौलत या फिर एक अलग ही ट्रेंड है चीन और इटली के विवाद को लेकर के, कोई भी ट्रेंड हो सकता है। इसकी बदौलत ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है
कौन? जॉर्जिया मेलोनी। आप लोग देखे होंगे क्यों ट्रेंड कर रहा है, आइए इसकी बात करते हैं। साथ ही साथ ये सबसे कम उम्र की इटली की प्रधानमंत्री हैं, ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी की ये वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, जो कि आप सब इनसे परिचित होंगे। चेहरे से परिचित होंगे, सामने से नहीं मिले होंगे, लेकिन चेहरे से परिचित होंगे। वहीं हम चीन की बात करते हैं तो इस बार चीन के शी जिनपिंग तो आए नहीं भारत, वो अपने जगह पे किसको भेजे? वहाँ के प्रधानमंत्री को भेजे, ली कियांग को भेजे। जबकि नियम तो ये है कि राष्ट्र अध्यक्ष आता है, लेकिन खैर अपने जगह पे ली कियांग को भेजे। अब ली कियांग और जॉर्जिया मेलोनी की 9 तारीख की शाम में खाना वाना खाने के बाद ये सोची कि चलो जरा इनसे बैठ के बात किया जाए, देखते हैं क्या मुद्दा उठाते हैं। तो अब ये कहीं कि हम मन बना रहे हैं कि हम आपके BRI प्रोजेक्ट से बाहर चले जाएं। तो ये तो भाई परेशान हो गया कि अरे ऐसा काहे कह रही है कि बाहर चले जाएंगे, क्या दिक्कत है आपको, आखिर क्या परेशानी है बताइए। साथियों, तो वो फिर जिक्र करती हैं कि नहीं परेशानी तो बहुत है हमारा, आप समझ नहीं रहे हैं, इससे हमको घाटा हो रहा है। कैसा घाटा हो रहा है भाई, कैसा घाटा हो रहा है बताइए। तो उन्होंने अपना डाटा दिया कि देखिए कि इटली 2019 से लेकर के 2023 तक आपको कितना एक्सपोर्ट किया है। 2019 से पहले मतलब 2019 में उसकी स्टार्टिंग थी 15.6 बिलियन डॉलर की, लेकिन 2023 तक आते आते भी कितनी हुई? 19.9 बिलियन डॉलर की। वहीं आपकी देख लेते हैं तो आप हमको कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 36.1 बिलियन डॉलर 2019 में था, लेकिन 2023 तक आते आते आपका कितना हो गया? 54.9 बिलियन डॉलर। यानी हमसे आप कम खरीद रहे हैं, हम ही को आप ज्यादा बेच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मेरे लिए घाटे का सौदा है। चीन ने ये कह के फुसला दिया था, इटली एकमात्र ऐसा देश है जो G7 में भी है और G20 मतलब एकमात्र इसमें शामिल होने वाला, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला मात्र ऐसा देश जो कि G7 और G20 में भाग लिया है। साथियों, G7 की बात करते हैं तो दुनिया की वह सबसे 7 अर्थव्यवस्था वाली देश जो कि G7 में शामिल हैं, उसमें से एकमात्र इटली ही ऐसा है जो कि चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल है। चीन ये कह के इसको फुसला दिया कि भाई साहब आप इसमें अगर शामिल हो जाते हैं ना तो आपकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज डेवलप करेगी। आप देखिए इसमें चाइना से कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट, और चाइना के साथ साथ और भी अगल बगल के देशों से कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे और अच्छे से आपका व्यापार चल पड़ेगा। आप उसको सामान भेज सकेंगे, वहां से सामान आ सकेगा, बड़ी ही आसानी से आ सकेगा। अब क्या हुआ, इटली तो इस बात में फंस गया भाई, ये अब क्या करें। लेकिन कहा जाता है कि किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी का एहसास होने लगे, लेकिन किसी को इतना मत सता दीजिए कि वो आपके बगैर जीना सीख ले। कुछ यही हाल हुआ इटली का। चाइना इसको लूटे जा रहा था 2019 से लूटे जा रहा था, लेकिन अब इटली ने यह कह दिया कि हम आपके BRI प्रोजेक्ट से अब बाहर हो जाएंगे। तो अब क्या होगा भाई, अब बाहर होके तो अब ये कहां जाएंगे। तो इटली ने भी अब मन बना लिया है, जो भारत से जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनने का इसमें जिक्र हुआ है G20 में। अब इटली ने इसमें फैसला किया है कि हम BRI प्रोजेक्ट से निकल करके इस कॉरिडोर में हम शामिल हो जाएंगे। इससे इटली को बहुत फायदा होने वाला है, अभी हम इसकी भी जिक्र करने वाले हैं। इटली के साथ साथ और भी देशों को फायदा होने वाला है, आइए बात करते हैं इनकी। अगर ये कॉरिडोर सफलतापूर्वक चलने लगता है, इसका पूरा डेटा मांगा गया है कि ये नहीं कि साइन हो गया कि हाँ बनना चाहिए तो 10-20 साल में बनेगा। इसको 2 महीने के अंदर पूरा डाटा मांगा गया है कि भाई साहब आप बताइए कि कैसे कौन कितना पैसा लगाएगा, कहां से रोड निकलेगा, कहां से ट्रेनें पटरियां बिछेंगी, कहां से ट्रेनें चलेगी, कैसे ट्रेडिंग होगा, सब कुछ डाटा इसका मांगा गया है 2 महीने के अंदर, ताकि इसको जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके। इसमें भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश से भी आयात हो सकेंगे। कहां पे, मिडिल ईस्ट होते हुए ये कहां पे चले जाएंगे, यूरोप में चले जाएंगे, यूरोप की कंट्री से जुड़ जाएंगे। इटली को यह भी दिखा कि अगर यह कॉरिडोर शुरू हो जाता है तो भारत कहीं ना कहीं इस प्रयास में लगा हुआ है कि भारत से म्यांमार होते हुए आसियान के जितने देश हैं उनको रोड के तहत कनेक्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी रोड के तहत कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी आसियान देशों तक। इसीलिए इटली और यूरोप वाले और इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि यूरोप का लिंक कहां से हो जाए, भारत से डायरेक्ट हो जाए, ताकि भारत उधर आसियान देश से जैसे ही जुड़े। भारत प्रयास कर रहा है म्यांमार, बैंकॉक, सिंगापुर वगैरह ये पूरा जोड़ने के लिए आसियान देश। तो अगर ये हो जाता है तो सोचिए यूरोप से डायरेक्ट आप सिंगापुर होते हुए पूरा आसियान देश में कवर कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि जो ये कॉरिडोर बनाया जाएगा ये इसका कैसे कैसे निर्माण, मतलब कि कहां से कहां कितना चलेगा। तो भारत के मुंबई पोर्ट से देखिएगा
कंटेनर के तहत ये कहां जाएगा, ये चला जाएगा यूएई चला जाएगा। अब यूएई से पटरियां बिछेंगी, ट्रेन लाइन बिछेगा और ये होते हुए सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल ये होते हुए देखे जा रहा है। अब ये ट्रेन से सब पटरियां बिछी रहेंगी। अब फिर से ट्रेन से उतरने के बाद कंटेनर वो कहां चला जाएगा, शिप में चला जाएगा और शिप से इटली को कवर करेगा, फ्रांस को कवर करेगा, उसके बाद से जर्मनी को कवर करेगा। इतना सब कवर करने के बाद सीधे सोच लीजिए मुंबई का कंटेनर कहां पहुंच गया, जर्मनी पहुंच गया। कहां से होते हुए, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस से होते हुए। सोचिए इतना लंबा। और जैसे ही ये आसियान देश के साथ भारत की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, वैसे ही अब जर्मनी, फ्रांस, इटली के लिए यानी यूरोप वालों के लिए अब आसियान देशों से जुड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। यही सोच के इटली ने यह मन बनाया है कि हम चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाएंगे और हम इस भारत के इस प्रोजेक्ट से मतलब कि हाथ मिला ली हैं और ये इसमें शामिल हो गई हैं। अब तक 12 देशों ने इसमें सहमति बना दी है कि हाँ, इसको जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए और बहुत जल्दी इस पे काम भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका भी हमारा बहुत अच्छे से साथ दे रहा है। क्यों साथ दे रहा है भाई, तो ये समझने की कोशिश करिएगा। कहीं ना कहीं रूस का झुकाव किसके प्रति है, चीन के प्रति है। अमेरिका न रूस को देखना चाह रहा है, न चीन की विस्तारवादी नीति को देखना चाह रहा है, क्योंकि चीन उधर देखिए ताइवान को दबाना चाहता है, उसको हड़पना चाहता है, तो अमेरिका ऐसा होने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इधर चाहिए, तो भारत से लिंक जोड़ रहा है कि भारत से हमारा संबंध अच्छा रहेगा तो हम कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर कर पाएंगे। तो इसीलिए अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। आप लोग देखे होंगे कि कैसे 3 दिनों के लिए हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी रुके हुए थे और बड़े ही उनका आदर सम्मान किया गया। साथियों, ऐसा आप लोग भी देखे होंगे कि आपके घर भी बहुत जैसे मेहमान आ रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के मेहमान आ रहे हैं या फिर मेहमान ही कह लीजिए आ रहे हैं, तो उनको उस सोफे पे बिठाया जाता है जो घर का सबसे अच्छा सोफा होता है। आप ये देखे होंगे और किए भी होंगे ऐसा। तो जो विपक्ष हमारी आलोचनाएं कर रहा है कि उनको सोने की थाली में, चांदी की थाली में खाना खिला रहे हैं, हमें पत्तल नहीं नसीब हो रहा है, तो ऐसा इसीलिए कि वो मेहमान हैं। आज इसी की बदौलत पूरे विश्व में, चाहे वो कोई भी महाद्वीप हो, द्वीप हो, वहां पे भारत की तारीफ हो रही है। तो सिर्फ इसी बदौलत कि 900 से ऊपर करोड़ रुपया इसमें खर्च हुए हैं पूरे डेकोरेशन, पूरा उनका व्यवस्था करने के लिए। सोचिए, मेहमान दिल्ली में आए थे, लेकिन उनके साथ जो उनके किसी की पत्नी आई थी, किसी का बेटा आया था, किसी की कोई आया था, तो वो अलग अलग जगहों पर घूमने गए। जैसे कोई चला गया ताजमहल घूमने के लिए, कोई कहीं चला गया, तो उनका इतना अच्छे से ख्याल रखा गया कि इस पे सारी व्यवस्थाएं लगी हुई थी। इसीलिए लगभग 900 से ऊपर करोड़ रुपया इसमें खर्चा हुआ है। तो ये नया भारत है जनाब, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये विपक्ष वाले आलोचनाएं कितना ही भी करें, लेकिन पूरा विश्व हमारे साथ है, तो कहीं ना कहीं हम आगे जरूर आएंगे। अब तो पूर्व प्रधानमंत्री सोचिए, मनमोहन सिंह भी बहुत ही तारीफ किए हैं। खैर, ये वो बात थी इटली और चीन की, जिसमें इटली ने अब भारत की तरफ अपना झुकाव कर दिया है, अब भारत से हाथ मिला लिया है। साथियों, आज का सेशन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए अभी आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।